ये अकाउंटिंग कन्वेक्शन होते क्या है? देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा ना वो अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा। अब भी मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग कन्वेक्शन क्या होते हैं। देखो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होते हैं दीज आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द ग्रेड। मतलब ये जो मुझे लॉस है ना ये ना इंस्टीट्यूट्स ने बना दिए, गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए। और ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि भाई हमें जो अकाउंट्स बनाते हैं हमें लगता है कि इस प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आएगा या ये प्रैक्टिस फॉलो करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो ट्रू पिक्चर शो करेगा, तो उसको मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलता हूँ। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द बेस्ट प्रैक्टिस दैट अकाउंटेंट फॉलो टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर कंपेरेबल। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब कंपनीज को फॉलो करो या नहीं करो दैट इज ऑप्शनल, बट ये एक तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें मालूम चलता है। सपोज करो हमने रूल बना दिया कि भैया कि हर रेड लाइट पे सब कुछ रुकेगा, सारे ट्रैफिक रुकेंगे, पर हमें मालूम चला यार अगर एम्बुलेंस भी रुकने लग गई रेड लाइट पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक रूल्स एक जैसे से हम आगे बढ़ते हैं हमें मालूम चलता है चलो एक काम करो एम्बुलेंस के लिए एक अलग रूल बना दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं कि हमें जैसे जैसे हमें नई चीज़ें आती है। अब आजकल AI आ रहा है तो AI आने से बहुत चीज़ें चेंजेस हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्विक कॉमर्स आ रहा है, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें रेवेन्यू, तो वहाँ पे हम अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे। और अकाउंटिंग कन्वेंशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है फुल डिस्क्लोजर और एक होता है मेटिलिटी। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट ये फॉलो करना एक तरीके से एक ट्रेंड बन गया है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द कस्टम or the generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among the accountant across the globe। सारे अकाउंटेंट मिलके बैठते हैं वर्ल्ड ओवर, सोचते हैं ये फॉलो करने से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छा पिक्चर आएगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन 3 टाइप के होते हैं। पहले मैं आपको इन दोनों में फर्क तो बता दूं फटाफट। देखो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होते हैं उसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है, ये लॉ ने बोला हुआ आपको फॉलो करना ही है। जैसे गोइंग कंसेप्ट हो गया, एक्यूरल हो गया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट फॉलो करना ही है। ये गाइडलाइन दे रखी है कि यार अगर आपको अच्छी रिपोर्ट बनानी है तो ये आप फॉलो करो, ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट ओनली द एंट्री फॉर रिकॉर्डेड, इसके बेसिस पे एंट्री रिकॉर्ड होती है। ये नॉर्मली होता है कब काम आती है, अभी आप थोड़ी देर आप बाद में मालूम चलेगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ तब ये काम आती है। इसका कोई रोल नहीं है, इसमें पर्सनल जजमेंट का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ क्लियर एंड कट है। यहाँ पे पर्सनल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको थोड़ी देर पे आपको मालूम चल जाएगा। ये यूनिफॉर्म रहती है अक्रॉस एंटरप्राइज, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई कंपनी फॉलो करी कोई कंपनी फॉलो नहीं करी है। तो देयर आर 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन, पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है फुल डिस्क्लोजर और तीसरा है मेटिलिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव, और जिसको मैं प्रूडेंट कंसेप्ट भी बोलता हूं। तो ये कंजर्वेटिव और ये प्रूडेंट कंसेप्ट है क्या, पहले अपन डेफिनेशन पे आते हैं। एज पर द कंजर्वेटिव और प्रूडेंट कंसेप्ट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करो। मतलब अगर आप जब अकाउंट बना रहे हो आपको लग रहा है फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है, तो फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही वो लॉस रिकॉग्नाइज करो। मतलब अगर सपोज करो कि मैंने 5,000 का सामान राहुल को, मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो मैंने राहुल को सामान बेचा 29 मार्च को बेचा, 2023 को बेचा, ठीक है ना। 29 मार्च को बेचा, 5,000 का सामान राहुल को बेचा। अब 31 मार्च को मुझे मालूम चला, मैंने राहुल को सामान बेचा, राहुल ने अभी तक मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए, तो मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कि भाई मुझे राहुल से पैसे लेने 5,000 रुपये। अब बैलेंस शीट पे नहीं दिखाऊंगा, अरे यार जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2023 की, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई मुझे राहुल से 5,000 रुपये लेने हैं। बट अगर मुझे 31 मार्च को मालूम चल गया कि भैया राहुल तो देश छोड़ के भाग गया, अब राहुल का फोन नहीं लग रहा, ना उसके घर वाले उठा रहे हैं, कोई अता पता ही नहीं है, मैंने सामान बेच दिया और भाई साहब जी भाग गए, तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि भैया उससे पैसे नहीं आने वाले।
क्या मैं 1 साल ट्राई करूं, 2 साल ट्राई करूं, मुझे नहीं आने वाले। मुझे पता है ये पैसे, मुझे लग रहा था 1-2 साल में आ जाएंगे या 2-3 महीने में आ जाएंगे, पर मुझे यहाँ पे ये मालूम चल गया कि भैया फ्यूचर में राहुल के ये पैसे नहीं आने वाले, तो मैं फ्यूचर का वेट नहीं करूंगा कि भैया ये तो साल भर बाद में रिकॉग्नाइज करूंगा, नहीं। यहाँ पे मेरी कंडीशन मीट हो गई है, मुझे मालूम चल चुका है, एज अ कंपनी मुझे मालूम चल गया कि भाई साहब मुझे इसके पैसे नहीं आने वाले, तो मैं फ्यूचर का वेट नहीं करूंगा, इसी साल उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा लॉस में, इसी साल उसको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा ही नहीं। और मैं कहाँ दिखाऊंगा, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूंगा कि भैया मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा बैड डेप्ट हो गया, क्या हो गया, मेरा बैड डेप्ट हो गया 5000 का। मतलब आपको अगर लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है जिसकी ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट अभी पूरी हो चुकी है, तो आप उसको फ्यूचर में वेट मत करो, आज ही रिकॉग्नाइज करो। फ्यूचर का लॉस का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ट्रांजैक्शन जो होगी उसका लॉस आज रिकॉग्नाइज करो, नहीं। ट्रांजैक्शन हो चुकी है पर अब आपको लग रहा है उसका पैसा नहीं आने वाला या कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप उसको आज ही फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉग्नाइज करो। फ्यूचर में मैं 2 साल बाद कोई सामान बेचूंगा, उसमें मुझे कोई नुकसान होने वाला है, वो आज रिकॉग्नाइज करूं, नहीं। अरे ट्रांजैक्शन तो होनी चाहिए ना, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, पैसा आना बाकी है और आपको लग रहा है पैसा अब नहीं आएगा, फ्यूचर में नहीं आने वाला, तो फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही उसको रिकॉग्नाइज कर लो। बट आप एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने सामान बेचा, राहुल को बेचा, सामान बेचा 5000 का, कितने का सामान बेचा मैंने, सेम एग्जाम्पल 1 अप्रैल 22 को लेंगे, 31 मार्च 2023 को मैंने सामान बेचा राहुल को 5000 का, ओके। तो अब मैं अपनी बुक्स में 5000 रुपये मैंने सामान बेचा, मुझे लगा राहुल मुझे पैसा दे देगा। अब मैं यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं अपनी बुक्स में एसेट जो दिखाऊंगा वो राहुल को 5000 रुपये दिखाऊंगा, मुझे लग रहा है कि 5000 रुपये वो दे देगा। अब आप बोलोगे कि सर मैंने उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान दिया राहुल को, सपोज करो मैं कंपनी मैंने सामान बेचा राहुल को, मुझे लग रहा है कि यार राहुल खुश होके मुझे 5000 की जगह 6000 रुपये दे देगा। मुझे लग रहा है फ्यूचर में वो मुझे खुश होके 5 की जगह 6000 दे देगा, इतना अच्छा मैंने क्वालिटी का सामान बेचा है, वो खुश होकर दे देगा 6000 रुपये। तो आप ये नहीं करोगे कि बुक्स में 6000 रुपये इनकम दिखा दोगे, नहीं भाई साहब नहीं, ऐसी गलती मत करना। आपको लग रहा है फ्यूचर में ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, तो फ्यूचर में जब आएगा तब आप देखेंगे, पर अगर लग रहा है फ्यूचर में कम पैसे आने वाले हैं तो आज ही रिकॉग्नाइज करो। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ चाहती है कि आप रियलिस्टिक पिक्चर शो करो। हो सकता है अगर आपने सपोज करो आपने पापा मम्मी को पूरे साल बोला, पूछा कितने आएंगे अकाउंट में मार्क्स, आपने कहा कि मेरे तो 100% मार्क्स अकाउंट में आएंगे, 100% मार्क्स, पूरे साल भर आप गाना गाया आपने पापा मम्मी को मेरे 100% मार्क्स आएंगे, और जब रिजल्ट आया आपके 95 आए, कितने है 95। अब एक बात बताओ, 95 भी अच्छे मार्क्स है, बट आपने एक्सपेक्टेशन कितनी सेट कर ली पापा मम्मी की, 100% की, तो वहां पे पापा मम्मी सोचेंगे यार पूरे साल तो 100% बोला, तो यहाँ पे तो 95 ही आए, तो उनको थोड़ा सा दुख होगा। आए बहुत अच्छे हैं फिर भी दुख होगा, क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन 100% की सेट कर ली और आए 95। अगर आप पूरे साल बोलते मेरे 80%, 80, 85, 90% आ जाएंगे और आए 95, तो वहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन लो सेट की, आए आपने ओवर डिलीवर किया। तो यहाँ पे कंपनी लॉ भी यही चाहती है कि जब भी आप कोई अकाउंट बनाओ ऐसे मत करो कि लोगों इन्वेस्टर्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दे दो कि मेरी कंपनी 2 गुना ग्रो करेगी, इतना सेल्स आएगा, इतना वो आएगा। आपने एक्सपेक्टेशन दे दी, लोगों ने आपके अंदर पैसा लगा दिया, फ्यूचर में आप एक्सपेक्टेशन आपकी हुई नहीं, आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पे कंपनी यही बोलती है एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर लो, पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल जो मैं समझता हूं वो है क्लोजिंग स्टॉक का। सपोज करो मैं सीडी बनाता हूं, आजकल कौन सीडी खरीदता है, डीवीडी सीडी कोई नहीं खरीदता। मैं सीडी बनाता हूं, एक सीडी की मेरी जो खरीद है, जो मेरी बनाने की जो कॉस्ट है वो 6 रुपये, कितने हैं, 6 रुपये है। अब उस 6 रुपये की जो सीडी है उसकी मार्केट, अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है 5 रुपये। अब सीडी कौन खरीदता है, पेन ड्राइव आ गई, गूगल ड्राइव आ गया। तो यहाँ पे अब मेरी सीडी जो मैंने 6 रुपये बनाई, मेरी अभी भी सपोज करो कितनी सीडी बाकी है, 1000 सीडी मेरी दुकान पे पड़ी हुई है,
1000 सीडी में दुकान पे रखता हूँ, 1000 सीडी मेरी दुकान पे रखी हुई 31 मार्च को। मैंने बनाई कितने में, मेरा खर्चा कितने का, मैंने बनाई कितने में, 6000 में। एक सीडी मैं 6 रुपये में बनाता हूँ, मार्केट में 10 में बेचता हूँ, पर बनाता कितने में हूँ, 6 पे। तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 6000 रुपये। बट अभी क्या हुआ, पेन ड्राइव आ गई, गूगल ड्राइव आ गई और लोग सीडी खरीदते ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, मेरी सीडी कोई खरीदेगा नहीं। अब अगर मैं सीडी मार्केट में बेचने जाऊं, सपोज करो, तो वो बिकेगी मात्र 5 रुपये में, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 6 रुपये का तो मैंने बनाया है, मार्केट में बेचने जाऊं ना, मुश्किल से 5 रुपये मुझे आराम से मिल जाएंगे। 6 रुपये तो कोई देने को तैयार नहीं है। मतलब बनाई मैंने 6 रुपये में, मार्केट में बेचना पड़ेगा 5 रुपये में। अब मैं क्या करूं, बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फ्यूचर में तो बेचना ही पड़ेगा 5 रुपये में। मुझे पता है आजकल लोग पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, सीडी नहीं खरीदेगा। आज 5 रुपये है, फ्यूचर में 3 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये, फिर रद्दी के भाव बिकेगी। तो अब मैं जब अकाउंट्स बनाऊंगा, तो जब मेरे पास जो अकाउंट्स जब मैं बनाता हूँ ना, तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, जो भी आप बाद में पढ़ोगे क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो मुझे दिखाना है। तो मेरे पास 1000 का क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने बनाया कितने पे, 6000 का। तो माल तो मेरे पास 6000 का है, पर फ्यूचर अभी मुझे पता चल गया इस दिन पे मुझे पता है कि मेरी जो सीडी की प्राइस है वो 5 रुपये ही रह गई है। 5 रुपये ज़्यादा लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो मैं कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में दिखाऊंगा। तो मेरी जो मार्केट प्राइस है वो 5000 रुपये ही है। तो भैया मेरा नुकसान हो चुका है 1000 रुपये का। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 6000 रुपये नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा उसको 5000 रुपये। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 1000 जो सीडी पड़ी हुई है वो फ्यूचर में 5 में बिकेगी। तो मैं 5000 ही दिखाऊंगा, 6000 नहीं दिखाऊंगा। 1000 का नुकसान मैं अभी बियर कर लूँगा, एंटीसिपेटेड लॉस पहले से रिकॉग्नाइज कर लूँगा। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर अगर सपोज करो इसकी मार्केट प्राइस सपोज करो होती 10 रुपये, तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे। देखो मेरी सीडी कितनी बची है, 1000 सीडी बची है। मेरी कॉस्टिंग कितनी है, सर कॉस्टिंग तो आपकी 6000 रुपये है। तो यहाँ पे जब मैं अपने बुक्स में दिखाऊंगा उसको मैं 6000 रुपये दिखाऊंगा। सर फ्यूचर में ये सीडी तो 10 में बिकने को तैयार है, फ्यूचर में 4 रुपये का प्रॉफिट होगा ना। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा। तो अगर मुझे एंटीसिपेटेड प्रॉफिट हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी खरीद कितने की है, 6000 की। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 6000 और एनआरवी मतलब मार्केट प्राइस। तो मेरा मार्केट प्राइस कितना है, 10,000 रुपये है। तो इन दोनों में से कम मैं फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट होने वाला है वो मैं आज रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, जब होगा तब रिकॉग्नाइज करूंगा। तो मैं 6000 में करूंगा, विच एवर इज लोअर में रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा द प्रूडेंट, ये इसको मैं बोलता हूं द कंजर्वेटिव कंसेप्ट और द प्रूडेंट कंसेप्ट। द फॉलोइंग कंजर्वेटिव ओवरस्टेट। अब इसके ना कुछ एक लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। इसके डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, एक तो ये इट में ओवरस्टेट द लायबिलिटी एंड अंडरस्टेट द एसेट। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में मुझे ये पे करना पड़ेगा, तो या मैं फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, तो मैं लायबिलिटी को ओवरस्टेट कर रहा हूँ और मैं एसेट्स को मैं कम दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा एक लिमिटेशन है। हो सकता है कि मैंने जो राहुल को सामान बेचा 5000 का हो, मुझे आज लग रहा है कि वो उसके पैसे नहीं आने वाले। मैंने उसको डूब गया, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, फैमिली वाले को फ़ोन कर दिया नहीं मिल रहा, डूब गया। पर हो सकता है ना कि वो 2 महीने बाद मुझे मिल जाए, या मुझे वो पैसे दे दे, या उसका फ़ोन ख़राब है या कुछ इमरजेंसी काम से गया। पर मैंने तो लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने तो अपनी बुक्स में राहुल को दिखाया ही नहीं, मैं तो राहुल को 0 दिखा दिया, बिकॉज मुझे पता है कि उससे पैसे नहीं आने वाले। बट हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेटिव फॉलो करने से कभी कभी मेरी एक एसेट अंडरफिट हो जाती है। दूसरा, इट मे लीड टू अ क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व। मुझे पता है राहुल से 5000 रुपये नहीं आने वाले, दिखा दिया। पर अब होता क्या है, मैंने अपना लॉसेस बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लॉसेस
बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि फ्यूचर में 5,000 नहीं आएंगे, मैंने आप 5,000 रुपये का लॉस दिखा दिया। अब लॉस तो मैंने दिखा दिया तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस भी आ गया, लॉस आने से मेरा प्रॉफिट कम हुआ, बट हो सकता है फ्यूचर में वो पैसे आ जाए तो मेरा एक तरह से ये जो कंपनी के जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लॉस दिखा देते हैं और जो ज़्यादा पैसा होता है वो खुद ही अपने मार लेते हैं, फ्रॉड एंड एरर हो जाता है, तो सीक्रेट रिजर्व बन जाता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बन जाता है, एंड इट मे नॉट डिपिक्ट ट्रू एंड द फेव यू। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस में डिपिक्ट का लोअर प्रॉफिट, बट ऑब्वियस मुझे पता है राहुल से पैसे नहीं आने वाले, तो अब मैंने इसी साल रिकॉग्नाइज कर लिया लॉस है, तो मेरा इस साल का प्रॉफिट सपोज करो 10 लाख का है तो 5,000 रुपये कम हो गया तो 995 का प्रॉफिट दिखाऊंगा। बट हो सकता है ना कि राहुल मुझे पैसे दे दे तो फ्यूचर में दे दे, तो मैंने बिना फालतू का खर्चा दिखा दिया इस साल, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? चलो अब मुझे कंपनी का एक बार स्टॉक है 50,000 कॉस्ट का, उसकी मार्केट वैल्यू 45 है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो मैं 45,000 में दिखाऊंगा। क्लियर है? दूसरा 50,000 है, उसकी मार्केट वैल्यू 60,000 है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस 50,000, तो मैं 50,000 में दिखाऊंगा। क्लियर है? कंपनी ने एक कस्टमर है उसको 6,000 रुपये मुझे लेने हैं, मुझे पता है कि 70% ही रिकवरेबल है फ्यूचर के अंदर, मुझे कस्टमर है, मुझे भाई साहब जी से 6,000 रुपये लेने हैं और मुझे अब लग गया भैया उससे 70% ही आएंगे, बाकी 30% नहीं आएंगे, तो मैं 1,800 का जो लॉस है ना, 1,800 का वो लॉस आज ही रिकॉग्नाइज कर लूँगा। फ्यूचर में मुझे पता है कि भाई साहब इसके 30% नहीं आने वाले, तो 30% ऑफ 6,000 1,800 रुपये में आज ही रिकॉग्नाइज कर लूँगा एज पर द कंजर्वेटिव कंसेप्ट। ये मुझे आप बताओ, ये नीचे मुझे आप इसमें कमेंट में इसका आंसर जो होता है ना, इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलो आपको बता देता हूँ। मिस्टर अनिल ने कस्टमर इज हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड द कंपनी सोल्ड फॉर 40,000। अनिल मिनिटर की उसको लग रहा है विकास बहुत हैप्पी होगा, वो 20% मोर पे करेगा। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मैंने जो सामान बेचा विकास को, वो 40,000 का सामान बेचा, तो मैं 40,000 रिकॉग्नाइज करूंगा। अब मुझे लग रहा है कि विकास को वो सामान अच्छा लगेगा और वो मुझे खुश होकर बोनस दे देगा 20%, जब देगा तब देखेंगे। अभी तो मुझे उससे 40,000 रुपये लेना, 40,000 रुपये ही रिकॉग्नाइज मैं करूंगा। क्लियर है? चलो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज अ कंजर्वेटिव कंसेप्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करो सब कुछ डिक्लेयर करो। एज पर द फुल डिस्क्लोजर ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज। मतलब आपके बिजनेस के अंदर जो चीजें हुई है वो आप लोगों को बताओ। अगर आपके प्रति अगर किसी ने आपके ऊपर केस किया हुआ है, सपोज करो मेरी कंपनी है और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है 2 करोड़ रुपए का, कि भैया इनकम टैक्स वालों ने कहा कि 2 करोड़ रुपए आप पे करो, आपको उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। अब उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया, अब मैं वहां पे उनके प्रति मैं अपना लॉयर हायर करूंगा और वो केस मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे तो देनी नहीं 2 करोड़ रुपए, बट मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को ये बात बताऊंगा। जब मैं एनुअल रिपोर्ट बताता हूं तो मैं उसमें नीचे एक नोट्स में लिखूंगा कि देखो भैया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मेरे पे 2 करोड़ का केस डाला हुआ है। हो सकता है ये केस हार जाऊं, हो सकता है ये केस जीत जाऊं, पर मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए का जो केस है वो फर्जी है, मुझे पे नहीं करना है। बट ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर्स को। यस, अकाउंट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन मुझे अपनी बतानी पड़ेगी। क्यों बतानी पड़ेगी? अरे यार बट ऑब्वियस है, आप अगर सपोज करो मेरी कंपनी पैसा लगा रहे हो, आपको सब मालूम होना चाहिए। आप कोई घर खरीदते हो तो अगर वो घर खरीदोगे तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इस घर पे कुछ केस तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लैंड में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो यहाँ पे यही बता रहा है अकाउंट कि अगर आप कोई अकाउंट बना रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को सब बता दो जो आपको लग रहा है। फुल डिस्क्लोजर। अगर आपके प्रति कोई किसी ने केस किया है, किसी ने केस ठोका है, तो आप बोल सकते हो कि भैया मेरे पे ये केस आया हुआ है, हो सकता है कि मैं हार जाऊं, हो सकता है जीत जाऊं, पर 2 करोड़ का केस अभी भी मेरे पास है। तो ठीक है ना। तो एज पर फुल डिस्क्लोजर ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिक्लोर्ड वेदर इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द मेटेरियलिटी। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि मैं अपना सीक्रेट बता दूं, नहीं,
सीक्रेट बता दूंगा तो फिर क्या होगा? देखो हर कंपनी का एक सीक्रेट होता है। सीक्रेट का मतलब होता है फॉर्मूले होते हैं। सपोज करो ये जो कोक कंपनी है, कोक कंपनी ये कोक कैसे बनाती है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट डालती है, इंग्रेडिएंट डालती है, अगर वो सब चीज़ आपको बता देगी एग्जैक्ट प्रपोर्शन के अंदर, हाँ ये बता देगी हम ये चीज़ डालते हैं, अगर एग्जैक्ट प्रपोर्शन में आपको बता देगी तो उसका तो सीक्रेट आउट हो जाएगा, कोई दूसरी कंपनी भी बना देगी। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी को सब कुछ बताना है, सब कुछ बताओ, पर ऐसा नहीं कि अपना सीक्रेट जिससे आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपकी कंपनी का वो भी बता दो। नहीं, कंपनी लॉ ये नहीं चाहती कि आप अपना सीक्रेट बता दो और लोग उसको कॉपी करें और आपकी तरह सक्सेसफुल बच जाए। नहीं, आपने मेहनत की है तो कुछ एक सीक्रेट आप रख सकते हो, बट ऑब्वियस उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। फॉर्मूला सीक्रेट रख सकता हूँ कि भैया मेरा ये फॉर्मूला मैं सीक्रेट रख सकता हूँ। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? चलो, तो ड्यू टू दिस कंसेप्ट वेरियस फैक्ट which are not recorded in the accounting statement are shown by the way of footnote because of full disclosure। full disclosure मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ मैं आपको बता दूं। क्लियर है? चलो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे पे केस लगाया हुआ है 2 करोड़ का, कंपनी हैज रिजेक्टेड इट एंड फाइल्ड अ कोर्ट केस अगेंस्ट विच, शुड द कंपनी शो 2 करोड़ लायबिलिटी? नहीं, लायबिलिटी नहीं दिखाई। कंपनी बोलेगी देखो 2 करोड़ मेरे पे केस आया हुआ है, मैंने उसको एज्यूम नहीं किया है तो मैं इसको लायबिलिटी नहीं मानता, बट हाँ एज अ फुटनोट मैं बैलेंस शीट में नहीं बताऊंगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नहीं बताऊंगा, पर मैं नोट में बता दूंगा कि मुझे आईटी का एक केस आया हुआ है 2 करोड़ रुपए का, शायद मैं हार जाऊं शायद मैं जीत जाऊं, मुझे लग रहा है कि मैं वो जीत सकता हूं। क्लियर है? चलो ओके, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है, मुझे नीचे बताना। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा मैटेरियलिटी कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है? देखो मैटेरियलिटी कंसेप्ट है आइटम एंड फैक्ट हैविंग अ इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और इट इज इररिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। सपोज करो कि मैंने एक कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, अब वो पेन बनाती है तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस करेगी, उसने एनुअल रिपोर्ट बनाई, अब एनुअल रिपोर्ट में वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको दिखाने पड़ते हैं। उसने दिखा दिए कि भैया मैंने ना 7 रुपये को 550 रुपये पे किए, 15 रुपये को ऑटो में इतने पे किए, 20 को इतने पे किए, 125, 675 दिस। अबे इतनी सब इन्फॉर्मेशन उसने मुझे बता दी है। एक बात बताओ, मैंने रिलायबल लिमिटेड के अंदर पैसा लगा रखा है, मुझे क्या जानना है? मुझे ये जानना है भैया रिलायबल पेन लिमिटेड ने पूरे साल में ट्रैवलिंग का खर्चा कितना किया। मुझे ये ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे ब्रेकअप से क्या मतलब है, मुझे बताओ टोटल कितना खर्चा किया। टोटल खर्चा 4124, तो यहाँ पे ये बताएगा। अगर आप रिलायंस की रिपोर्ट कार्ड ले लो, एनुअल रिपोर्ट कार्ड दे दो, तो वहाँ पे तो रिलायंस पूरे साल में कितने पेपर, कितनी पेंसिल, कितने पेन, कितने चाय के खर्चे होते हैं, कितने फूड के खर्चे होते हैं, कितने फ्लाइट के खर्चे होते हैं, वो सब बता देगी अपने एनुअल रिपोर्ट में कि मेरे एम्प्लॉय में, मेरे 1 लाख एम्प्लॉय है, उस 1 लाख एम्प्लॉय में 80,000 एम्प्लॉय ने ये फ्लाइट का खर्चा किया, ये ऑटो का खर्चा किया, ये बस का खर्चा किया, ये 2 रुपये खर्चा, ये 5 रुपये खर्चा। आप तो पागल हो जाओगे। अरे भैया मुझे ये बताओ आपके कंपनी ने पूरे साल ट्रैवलिंग में कितना खर्चा किया, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पूरे साल ट्रैवलिंग में 4124 खर्चा हुआ, मुझे इतना खर्चा चाहिए। तो यहाँ पे मैटेरियलिटी क्या बोलता है? आइटम और द फैक्ट हैविंग अ इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और इट इज इररिलेवेंट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। उसको आप क्लब करके बता दो, आपको दिखाना सब है पर इसको क्लब करके आप मुझे एक फिगर बता दो, मुझे इतना मेरा खर्चा है। आपके पापा मम्मी पूछते हैं अकाउंट में मार्क्स कितना है, तो आप ये बताओगे ना 95, आप ये बताओगे क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क आए, क्वेश्चन नंबर 2 में 9 मार्क आए, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 मार्क आए। उनको इससे मतलब नहीं, उनको मतलब है भैया तेरे अकाउंट में कितने मार्क्स है 95, हिंदी में कितने आए इतने, इंग्लिश में कितने आए इतने। उनको इससे मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कौन से क्वेश्चन में किस पॉइंट पे तुम्हारे 2 मार्क्स गए, उससे मतलब उनको नहीं है। ठीक है ना? मटेरियल कंसेप्ट इवन एक्सेप्शन टू अ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। वो कैसे मालूम चलेगा आइटम मटेरियल है नहीं है? आपको कॉमन सेंस लगानी है। अगर कंपनी के कोई केस आ रखा है, इनकम टैक्स का केस आ रखा है, सपोज करो मेरी कंपनी के 10 करोड़ की सेल्स है और इनकम टैक्स वालों ने 20,000 रुपये का केस डाला हुआ है, मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि यार 20,000 रुपये का है, छोटा अमाउंट है, पर फिर भी मुझे उनको बताना पड़ेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ओके, तो लेफ्ट है कंपनी परचेज अ स्मॉल ब्लूटूथ स्पीकर ऑफ 750, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट द सेम एसेट। यार कंपनी ने, मेरी कंपनी है,
लाखों करोड़ों की सेल्स होती है। मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर लिया 750 रुपये का, अब मैं उसको एसेट मानूं या खर्चा मानूं? एसेट मानना चाहिए। आप तो बोलोगे सर उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, उसको एसेट मानो। नहीं, मैं उसको एसेट नहीं मानूंगा। 750 रुपये का है, छोटा सा प्रोडक्ट है, उसको मुझे बेचने वाला नहीं हूँ, खर्चा मान लूंगा। क्या मान लूंगा? खर्चा मान लूंगा। दूसरा, व्हेन कंपनी रिकॉर्ड द अमाउंट इट इग्नोर द पैसा। कभी कंपनी ने कुछ चीज़ खरीदी और उसमें रिकॉर्ड किया। सपोज करो आपने खरीदा 750 रुपीज़ 0.75 पैसा, तो आप उसको 750 में रिकॉर्ड करो या 750 में रिकॉर्ड करो। पैसे को आप इग्नोर कर सकते हो, राउंड ऑफ आप उसको कर सकते हो। क्लियर है? कंपनी ए का टर्नओवर है, उसने क्लॉक खरीदी 5000 रुपये, 2000 रुपये का टर्नओवर है, 5000 का है। और कंपनी बी का टर्नओवर सिर्फ 4 लाख, टर्नओवर मतलब सेल्स है। दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, वो 200 करोड़ का सेल करती है और भाई साहब ये सिर्फ 4 लाख की सेल्स करती है। इसने एक क्लॉक ली 5000 की और इसने एक क्लॉक ली 5000 की। इसने जो क्लॉक ली 5000 की उसको खर्चा दिखा दिया। क्यों? अरे यार इतनी बड़ी कंपनी, 200 करोड़ की कंपनी है, 5000 खर्चा उसके लिए छोटा अमाउंट है तो खर्चा दिखा देगी। पर इसके लिए 4 लाख में 5000 रुपये थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो ये इसको एसेट भी दिखा सकती है। तो कोई कंपनी कोई चीज़ को एसेट दिखा सकती है, कोई खर्चा दिखा सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। क्लियर है? अच्छा चलो, यहाँ पे मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म कर लिया, सारे बता दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपको ये जो नोट्स जो स्लाइड्स चाहिए नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, बाय कर सकते हो वेरी नॉमिनल को। पर यस, ज्वाइन जरूर कर देना। ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करो। हजारों बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइन किया है। 11th एंड 12th का पूरा कोर्स, कुछ कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने इतनी कम प्राइस रखी हुई है, ओनली 199 एंड 299। इससे कम मैं क्या रखूं? इसमें मैंने पूरा कोर्स यहाँ पे 400 घंटे का या 1000 प्लस 400 1400 घंटे का कोर्स, अरे सॉरी 400 घंटे का कोर्स है। 1000 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं 12th के, 400 क्वेश्चन क्लास 11th के। तो अगर आपको सिर्फ 11th का चाहिए तो ये ज्वाइन करो, 11th और 12th दोनों का चाहिए तो ये ज्वाइन करो। पूरा 100% कोर्स कवर है, ये देख लो आप। और कुछ जानने की, कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई कोचिंग में आप कुछ खर्चा मत करो, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा मैंने कोर्स आपके लिए बनाया है। चलो आप यूं ही मुझे आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।